नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अब बात हम आज यहां पर करेंगे प्याज की, जहां पर ऐसा सूत्रों के हिसाब से माना जा रहा है कि प्याज पे जो एक्सपोर्ट बैन है वो इस पूरे साल रह सकता है। तो आगे जाकर क्या इसके निष्कर्ष निकलेंगे, क्या इम्पैक्ट रह सकता है, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे पानी की, जहां पर जो लेटेस्ट रिजर्वॉयर रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से पानी काफ़ी कम है। इसका आगे जाकर फसल पर क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इरीगेशन को लेकर क्या यहाँ पर चिंताएं रह सकती हैं, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहाँ पर अब शायद खरीदारी के मौके निकलते हुए नजर आए हैं। ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जब सोने में हम वीकली डिक्लाइन बनता हुआ देख रहे हैं, यानी कि 2024 में अब तक दोनों ही हफ्ते में सोने ने आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो क्या ये बाइंग स्ट्रैटेजीज के मुकाबले में है, ये आपको बताएंगे बात। लेकिन हम सबसे पहले करेंगे प्याज की और हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन है, हमारे साथ एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा भी हैं। लेकिन सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले प्याज से ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी वेरियस रिपोर्ट्स यहाँ पर हमने आते हुए देखी हैं, जहाँ पर कहा गया कि जिस तरह का प्रोटेस्ट और जिस तरह की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर एपीएमसीज मंडी से आते हुए देखी, ऐसा बीच में कभी माना जा रहा था कि शायद जो प्याज का एक्सपोर्ट बैन है उसे वापस ले लिया जाएगा इन सम सेंस। जो अब सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होगा, पूरे साल चल सकते हैं ये। देखिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में हमने बहुत सालों से देखा है। मैंने भी, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड में था 2006 से लेके 12 के बीच में, तो हमने ये देखा है कि सरकारें बैन लगाने में जल्दी करती हैं मगर बैन उठाने में उतनी एजिलिटी नहीं दिखाती हैं, और उसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। तो हमारा ये व्यू रहा है कि इंडिया की एग्रीकल्चरल सिचुएशन को देखते हुए कभी कभी एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना सरकारों के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन किसानों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ये भी उतना ही अहम है कि जब प्राइसेस नीचे आ जाएं तो उस बैन को हटाया जाए, जिससे कि किसानों को एक रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके। अब देखिए, पिछले एक महीने में प्राइसेस इतने ज्यादा गिरे हैं कि प्याज सबसे सस्ती वेजिटेबल हो गई है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था। जी सिराज जी, काफ़ी सारी खबरें ये भी हैं कि किसान तो बेचना चाहते हैं लेकिन ट्रेडर्स भी खरीदना नहीं चाहते, वो और भी प्राइसेस नीचे में यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो प्याज की होल्डिंग है वो बहुत ही ऊपरी स्तरों पर है। हो सकता है ये बात भी सही हो, लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया था, जिसके तहत मार्केट रेट पर नेफेड, एनसीसीएफ वगैरह प्याज की खरीद कर सकते हैं। तो अगर ये लग रहा है कि ट्रेडर मार्केट में एंटर नहीं हो रहे हैं तो एनसीसीएफ और नेफेड वगैरह को खरीद करनी चाहिए, जिससे कि किसानों को एक रिम्यूनरेटिव दाम मिल सके। सारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। वो प्रेडिक्टिविटी लाने की कोशिश एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। सिराज जी, जैसे आपने कहा कि बैन लगाना या कोई मेजर्स लेना आसान है और उसको निकालने में बहुत समय लग जाता है। हम देख चुके हैं प्याज एक कंसर्न रही है पहले भी, और इलेक्शन वाले साल में जिस तरह के मेजर्स हमने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ पे लगते हुए देखे हैं, आपको लगता है इलेक्शंस के बाद जुलाई अगस्त में सरकार उन पर नज़र देगी, और आपको लगता है कि ये पूरा साल इन मेजर्स के साथ बीतता हुआ नजर आएगा? नहीं, अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, जैसा कि गेहूं के केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है 35-40 मिलियन टन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्वांटिटी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के अलाउ करेगी, भले ही डिप्लोमेटिक बेसिस पर करे। तो ये कोई बात नहीं है कि इलेक्शन से पहले कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेगी ही नहीं। आफ्टर ऑल किसानों के इंटरेस्ट को भी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और किसान भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एब्सोल्युटली। जब से ये सरकार का हमने रिजल्ट आता हुआ देखा है या फिर ये अनाउंसमेंट आते हुए देखी है, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर प्याज के प्राइसेस में है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यहाँ पर करीबन 30-35 रुपए तक की गिरावट भी देखने को मिली है, और अब 30 से 40 रुपए के बीच में प्याज यहाँ पर रिटेल में बिकता हुआ नजर आया है। नवंबर में यहाँ पर हमने देखा था कि 86% तक भाव बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन अब कुछ मुनाफा वसूली। सिराज जी, ये तो एक बात है, और दूसरी चीज़ ऑफकोर्स यहाँ पर मौसम है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एल निनो को देख ही रही हैं। यहाँ की भी अगर बात करें तो जिस तरह का विंटर है उसको लेकर कुछ चिंताएं हैं। विंटर रेन हमने यहाँ पर बहुत डिलेड में आते हुए देखी, एक तो वो, और दूसरा जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं वहाँ पे जिस तरह की रिपोर्ट आई है, माना जा रहा है कि 14वें हफ्ते लगातार यहाँ पर पानी के लेवल्स में हमने गिरावट आते हुए देखी है। पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले 5 साल के एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पानी। देखिए, नॉर्थ इंडिया में विंटर मैं कहूंगा कि काफी ठीक चल रहा है, और गेहूं की फसल पर अभी तक कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, कोई रस्ट का
अटैक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि गेहूं, मस्टर्ड, चना वगैरह की फसल नॉर्थ इंडिया में ठीक होगी। ये बात सही है कि साउथ इंडिया में रिजर्वॉयर लेवल्स नीचे हैं, लेकिन वो इतने भी नीचे नहीं है कि सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल ना हो सके। तो जो साउथ के इरिगेटेड एरियाज हैं उनमें उन रिजर्वॉयर्स से मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा जो कंसर्न की बात है वो अब अगला मानसून है। अगर अगला मानसून भी खुदा न खास्ता डेफिशिएंट होता है, तब फिर किसी हद तक चिंता की बात होगी। सिराज जी, एज ऑफ नाउ जिस तरह से रबी की फसलें हैं, जैसे आपने कहा कि गेहूं को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंताएं नहीं हैं, बाकी फसलों पर आपकी नज़र कैसी है? और जब भी ट्रेड से बात की जाए तो यही सुनने को मिलता है कि जो सरकार के एस्टिमेट्स हैं जहां पर रिकॉर्ड और बम्पर की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और जो ट्रेड के एस्टिमेट्स हैं उसमें अब भी काफ़ी बड़ा फासला। ये बात सही है। देखिए, ट्रेड भी कोई एस्टिमेट सही नहीं देती है। हमने देखिए, सबसे बेहतर एस्टिमेट्स की जो क्रॉप है वो है शुगर केन, क्योंकि वहां शुगर मिल्स भी असेस करती हैं कि कितना एस्टिमेट होगा। तो पिछले साल हमने देखा कि इस्मा ने, इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 5 बार अपना एस्टिमेट रिवाइज किया। तो ये क्रॉप का एस्टिमेट कोई बहुत इजी काम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले 1 साल में काफी इसमें एफर्ट किया है और कई रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज को एंगेज किया है, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतर असेसमेंट कर सके। मुझे लगता है कि अभी प्राइवेट ट्रेड भी ये नहीं कह रहा है कि गेहूं या मस्टर्ड या चने की फसल पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट है। अभी तक फसल की कंडीशन मैं कहूंगा काफी अच्छी है। एक फाइनल सवाल यहाँ पर सिराज जी, जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम ट्रेड की तरफ से चैनल पे आता हुआ देखते हैं, उनका मानना है कि जो एमएसपी है शुगर को लेकर या वीट राइस को लेकर, जो कि सिक्योर्ड है, जो कि किसानों को लगता है कि ये तो माल बिकी जाएगा, तो जो बाकी कमियां हैं जैसे कि खाने के तेल हैं या पल्सेस हैं या बाकी कोर्स सीरियल्स वगैरह भी हैं, वो लेवल तक आना या फिर वो लैंड इसमें जाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना, अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने इसके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं और ये एक अजीबोगरीब बात है कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि गेहूं और चावल से डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि जितनी हमारी जरूरत है, जितना कंजम्पशन है तकरीबन 200 मिलियन टन, उसके मुकाबले में हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी ऑन ट्रीज ने आर्टिकल भी इसमें इंडियन एक्सप्रेस पे लिखा था कि सीरियल्स हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों स्टेट्स में जो पार्टी जीती हैं उन्होंने बोनस अनाउंस कर दिया, और पैडी पर तो बहुत हैंडसम बोनस, 913 रुपए का बोनस अनाउंस हो गया। जबकि ना तो चने पे कोई बोनस अनाउंस हुआ, ना मस्टर्ड पे हुआ। तो हमने उन्हीं क्रॉप में बोनस अनाउंस किया, अट्रैक्टिव प्राइसेस देने का वायदा किया, जो ऑलरेडी हम चाहते हैं जिनसे डाइवर्सिफिकेशन हो। तो मैं समझता हूं कि हमें शायद इलेक्शन के बाद इसमें कोई करेक्शन आए। बहरहाल इसमें पॉलिसीज में करेक्शन की जरूरत है। एब्सोल्युटली। एक और फाइनल सवाल यहाँ पर स्क्वीज इन करना चाह रही हूँ सिराज जी, और ये बजट्स पर है। यहाँ से कोई एग्रीकल्चर में एक्सपेक्टेशन? देखिए, एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। हम इसमें अब आर्टिकल लिख रहे हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पिछले सालों में। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई कोताही बरती हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन क्योंकि जो बाकी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वो पिछड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे लेदर है, गारमेंट सेक्टर है, उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से एग्रीकल्चर इनकम्स बहुत लो हैं। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर की समस्याओं का हल खाली एग्रीकल्चर में नहीं है, बल्कि जो इकोनॉमी के बाकी लेबर जनरेटिंग सेक्टर्स हैं उनमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट और बहुत ईज ऑफ बिजनेस की जरूरत है। मैं समझता हूँ ईज ऑफ बिजनेस में अभी बहुत कुछ काम सेंटर को भी करने की जरूरत है और स्टेट्स को भी करने की जरूरत है। हमारे हर जानने वाले आदमी को जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया है किसी ना किसी वजह से। ऑल राइट। तो क्लियरली चाहे ही वोट ऑफ अकाउंट हो, लेकिन बजट में जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और लेबर इंटेंसिव ईज ऑफ बिजनेस की बात जैसे सिराज जी कर रहे हैं, तो वो कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर अब भी हैं। सिराज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो धर्मेश और रवि को जोड़ेंगे अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया और कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेश, आपसे पहले कच्चे तेल पे बात करना चाहेंगे। जो 2% का इजाफा आज एशियन मार्केट्स में देखने को मिला है, जो कंसर्न्स यहाँ पर अब एस्केलेट होती हुई नजर आई हैं, चाहे वो गल्फ ऑफ ओमान है, रेड सी है, कितना सस्टेनेबल देखते हैं आप ये सर्ज?
देखिए कच्चे तेल की बात करूं तो कच्चे तेल में जो दायरा पहले देखिए, जब भी मार्केट 70 के नीचे आता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, ओपेक अपना प्रोडक्शन कट कर देता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट आता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है और मार्केट फिर से रिबाउंड होता है। अभी भी देखिए जनवरी से लेके अप्रैल मई तक का प्राइस सेम है, इंटरनेशनली ऑलमोस्ट सेम प्राइस चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट काफी कंसोलिडेशन जोन में है। फरवरी में ओपेक मीटिंग और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से अपने प्रोडक्शन कट करने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी और प्राइस फिर से अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से और पोजिशनली मैं इसमें काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस फिर से 75 से 77 डॉलर के लेवल्स आपको दिखा सकता है। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें रुपए के चलते ये 6300 से लेकर 6500 के स्तर फिर से आ सकता है। इसमें मैं काफी कम मंदी में हूँ। रीजन यही है कि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। एंटिसिपेशन है 2024 में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की, इंटरेस्ट रेट घटने की, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो सीमित रहेगी और प्राइस यहाँ पे काफी तेजी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। ऑल राइट। साथ ही अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो 5% का इजाफा यहाँ पर भी ओवरनाइट देखने को मिला। आपको लगता है बाइंग स्ट्रैटेजीज अब यहाँ पर भी काम करेंगी? देखिए नेट गैस की बात करें तो काफी चंचल कमोडिटी, इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। 220 से लेके 260 के दायरे में घूम रहा है ये। बट अगेन ठंडी का माहौल है, अगर ठंडी यहाँ पे रुक जाती है, जो वेव कम हो जाती है, तो मार्केट में यहाँ पे एक आपको डाउनसाइड रिस्क आ सकता है। बट करंटली मार्केट तेजी में है तो मैं बाई की सलाह दूंगा। 250 के स्टॉप लॉस से टारगेट 280 का रहेगा। ऑल राइट, बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहाँ पर ऑफ कोर्स बाजार ने यूएस एंड चाइना इन्फ्लेशन नंबर्स, ट्रेड डेटा सभी को यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। निचले स्तरों से कुछ खरीदारी रवि यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं। 0.5% तक की तेज़ी भी हम यहाँ पर गार्नर नहीं कर पाए हैं और अपने ऑल टाइम हाई से तो सोना अभी नियरली $100 नीचे है। First of all, happy 90th birthday to CNBC Awas, and in spiritual term 19 का मीनिंग काफी पॉजिटिव होता है। इट मीन्स कि ट्रस्ट इन प्रोसेस एंड मूव फॉरवर्ड फॉर न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। तो आगे आने वाले सारे सालों में आप ऐसे ही सक्सेस अचीव करते रहे, ऐसी शुभकामनाओं मेरे और मेरे ग्रुप की तरफ से। अब आउटलुक की बात करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर पर्टिकुलर मीन्स आज वैसे सेलिब्रेशन मूड में है। गोल्ड आपका बर्थडे है तो काफी अच्छी रैली भी है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ये रैली थोड़ी और एक्शन हो सकते हैं। कल के जो डेटा आए उसके बाद अभी भी बॉन्ड मार्केट का ऐसा मानना है कि मार्च मंथ ऑनवर्ड्स जो रेट कट की साइकिल है वो इंटेक्ट है। अभी भी ज्यादातर फोकस मार्च से रेट कट के ऊपर ही टिका है और इस हिसाब से बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट आई है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर सिल्वर थोड़ी वोलेटाइल है और बेस मेटल का अंडर परफॉर्मेंस वहां पे रजिस्ट कर रहा है। गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे फॉर्म रहेंगे। थोड़े डीप 62,100 के करीब बाय करें गोल्ड को। स्टॉप लॉस लगा 61,900 एंड 62,550 तक के लेवल आपको गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने में लेकर है, लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे। और धर्मेश, कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि हल्की सी तेजी पिछले 24 घंटों में जरूर नजर आई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल 2024 को अब तक यहाँ पर देखें तो अभी भी हम नेगेटिव में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? कॉपर में अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर भी कंटिन्यूसली 700 के जो स्तर है वो कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। करंट लेवल से एंटिसिपेशन है कि पोजिशनल यहाँ से काफी अच्छी तेजी आ सकती है, बट ये तेजी फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही होगी, क्योंकि मार्केट जब डेवलप होगा और इंटरेस्ट रेट घटना स्टार्ट होगा तो ये लंबी तेजी भी आ सकता है। तो 718 के स्तर पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। 715 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट इसका 725 726 रहेगा। बट पोजिशनली ये कमोडिटी आपको एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है और ये 750 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो मैं बाय सलाह दूंगा कॉपर में। ऑलराइट, खरीदारी के मौके आप यहाँ पर मेटल्स में देख सकते हैं, चाहे वो प्रेशस है या फिर इंडस्ट्रियल। लेकिन जाते जाते रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि एग्री स्पेस में अब आपकी नज़र यहाँ पर कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स थोड़ी घटती हुई नजर आई हैं और वॉलेटिलिटी बरकरार है। जब से वहां पे वैसे देखें तो हिस्टोरिकल ये महीना जनवरी में वॉल्यूम कम रहता है, क्योंकि न्यू ईयर फेस्टिविटी से हम निकल के लूनर फेस्टिविटी तक थोड़ा इंटरनेशनली ट्रेड में थोड़ा डेफिसिट होता है। हालांकि आज सुबह चाइना का एग्री इंपोर्ट का डेटा काफी अच्छा है और इस हिसाब से लोअर लेवल से काफी चाइना ड्रिवन फंडामेंटल वाली कमोडिटीज में एक अच्छी रैली, गुआर हो या कैस्टर हो, इसमें अच्छी रैली है। कैस्टर ऑयल में भी आज अच्छा उछाल है। कैस्टर बाय करें आप 5650 के करीब प्राइसेस बाय करें। स्टॉप लॉस 5600 का लगाए। 5720 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और काफी टाइम के बाद गुआर गम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कारोबार कर रहा है। 10,700 के करीब गुआर गम बाय करें 10,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और 11,000 तक के टारगेट की उम्मीद आपको फरवरी कॉन्ट्रैक्ट से करनी चाहिए।
ऑलराइट, डेफिनेटली यहाँ पर बर्थडे चीयर है क्योंकि खरीदारी के मौके यहाँ पर काफ़ी खासे हैं आज, चाहे वो एग्री कमोडिटीज़ है या फिर नॉन एग्री। लेकिन बहुत शुक्रिया धर्मेश और रवि आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा है कि अगले बर्थडेज पे भी आपसे इसी तरह यहाँ पर मुलाकात और बात होगी, तो शुक्रिया उसके लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी बाजार से पूरा हाल।